Good morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes. आज का 7th A2 और 7th A4 SST हिंदी मीडियम का जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच अंतर, उनके बीच डिफरेंस, उनकी उपलब्धियां। दोनों ही शासक अच्छे रहे हैं, दोनों ने ही प्रयास किया अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर। अलाउद्दीन खिलजी भी सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण शासक थे, इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जितना प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक तौर पर जितना सफल शासक सिद्ध हुआ है, उतना मोहम्मद बिन तुगलक इतना सफल शासक नहीं सिद्ध हुआ। इनमें से ज़्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था, उसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, लेकिन उसके जो प्रशासनिक कदम की विफलता की वजह से उसको ऐसा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम बेहद व्यवहारिक रहे और वो उतना ही सफल रहा। तो किस तरीके से हम उनको सफल और असफल मानेंगे, उसके टॉपिक को पे आप डिस्कस करते हैं। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है इधर, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी सभी उपलब्धियां अलाउद्दीन खिलजी की ये सभी हैं और मोहम्मद बिन तुगलक की सभी उपलब्धियां यहाँ हैं। एक एक को डिस्कस करेंगे। इसके शासनकाल में 2 बार हमले हुए, विशाल सेना का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी को बाहर से हमले झेलने पड़े, खास तौर पर कहाँ से? पश्चिमोत्तर दिशा से हमारे देश पर अक्सर हमले होते रहे हैं। अफगान, तुर्क और मंगोलों का आक्रमण हमारे यहाँ उपमहाद्वीप पर होता रहा। तो ये 2 दफा हमले हुए इनके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसलिए मजबूरीवश इसको बड़ी विशाल सेना का गठन करना पड़ा। ठीक इसी तरीके से इसका विपरीत देखते हैं हम, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसको भी क्या ऐसा करना पड़ा। प्रारंभिक शासनकाल में सल्तनत पर हमला हुआ, इनके शासनकाल में भी प्रारंभिक समय पर हमला हुआ है, बाहर से हमला हुआ है। मंगोलों का आक्रमण भी इसी समय पर हुआ, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के आक्रमण को झेला। सेकंड पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन शहर आज के समय में इसको सैनिक छावनी शहर कहते हैं। जैसे इंडिया में इस समय महत्वपूर्ण सैनिक छावनियों के रूप में जैसे अंबाला छावनी है, मेरठ छावनी है, नसीराबाद छावनी है, दिल्ली कैंट है, तो ये सभी सैनिक छावनी शहर होते हैं। और इसी तरह का एक शहर उन्होंने बनाया जिसका नाम था सीरी। सीरी को उन्होंने सैनिक छावनी शहर बनाया। सैनिक छावनी को ही, जहाँ पे सैनिकों को ठहरने की हर तरह का प्रबंध उनके लिए किया जाता है, उनकी व्यवस्था जहाँ पे की जाती है उसको गैरिसन शहर कहा जाता है। ये उस समय के अकॉर्डिंग, आज के समय गैरिसन शहर नहीं कहते हैं। गैरिसन शहर इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने गैरिसन शहरों की जगह पर पुराने शहर जो कि दिल्ली में स्थित था, दिल्ली में जहाँपना, दहली कोहना, इस तरह के शहर वहाँ पर थे, तो उन शहरों में से एक शहर था दहली कोहना। गैरिसन शहरों की जगह पर पुराने शहर दहली कोहना में सैनिक छावनी बनाई। यहाँ पर इन्होंने जो गैरिसन शहर, उसने सीरी शहर को सैनिक छावनी शहर के रूप में बनाया था, वहाँ पर उनकी सभी ज़रूरतें पूरी होती थी सैनिकों की। तो यहाँ गैरिसन शहरों की जगह पर दहली कोहना के अंदर सैनिक छावनी को कायम किया गया और यहाँ पर जो मौजूद जनसंख्या रह रही थी उसको खाली कराया गया। शहर के निवासियों को नए राजधानी शहर दौलताबाद भेजा गया, यानी दहली कोहना को खाली करा करके और वहाँ के निवासियों को कहाँ भेजा गया? दौलताबाद भेजा गया। वहाँ के लोग काफ़ी नाराज हो गए क्योंकि राजधानी परिवर्तन की वजह से जो लोगों का जुड़ाव था अपनी मातृभूमि के साथ, अपने जन्म स्थान के साथ, तो वो उन्हें अपना उस स्थान का प्रस्थान बुरा लगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में, गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। सैनिकों की जरूरत को, आम लोगों की जरूरत को, खास तौर पे प्रशासनिक तौर पे इसको देखा जाए तो ये सैनिकों के लिए किया गया था। गंगा यमुना के बीच की भूमि से टैक्स के रूप में भू राजस्व को जुटाया गया। खेती की पैदावार उनसे टैक्स के रूप में ली जाती थी, नगद के रूप में ना लेकर के खेती की पैदावार को इकट्ठा कर लिया जाता था। पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में तय करते थे। अगर किसी के खेत में 50 मन अनाज पैदा होता है तो 25 मन उसको उस समय अलाउद्दीन खिलजी के कारिंदों को या उनके अधिकारियों कर्मचारियों को जमा कराना होता था। इसके
ठीक इसी की विशेषता देखिए, इसके सामने अतिरिक्त कर लगाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए, अतिरिक्त कर की वजह से जनता परेशान हुई, अकाल भी उसी समय पर देखने को मिला। इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए, ऊपर से अकाल पड़ गया, लोगों के हालात खराब हो गए। सेना के लिए खाद्यान्न उनके क्षेत्र में इकट्ठा किया। ये इसने कोशिश की थी कि सैनिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, सैनिकों को जहां वो स्टे करते हैं, जहां जैसे दहली कोहना के अंदर रुके हुए थे, तो उनके लिए दहली कोहना के अंदर खाद्यान्न उनके लिए वहां पर मैनेज कर दिया गया, उनको इकट्ठा किया गया, स्टोरेज हाउसेज वगैरह वहां पर बनाए गए। नेक्स्ट इसकी चौथी विशेषता के तौर पे अलाउद्दीन खिलजी की चौथी विशेषता देखिए, सैनिकों को भी वेतन नगद के रूप में देना शुरू किया, व्यापारियों पर नियंत्रण किया। इसका पहला काम देखिएगा, इससे पहले किसी भी शासक ने नगद के रूप में वेतन नहीं दिया था, अब सैनिकों को इन्होंने नगद के रूप में वेतन देना शुरू किया। तो पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी था और पैसा जुटाने के लिए इन्होंने व्यापारियों पर नियंत्रण करना शुरू किया। व्यापारियों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसने सीरी नामक गैरिसन शहर बनाया था, तो गैरिसन शहरों के आसपास क्या करते थे व्यापारी, स्टोरेज हाउस बना लेते थे, जरूरत की चीजों को सबको स्टोर करके रख लेते थे, महंगाई बढ़ती थी, कालाबाजारी बढ़ने लगती थी। तो इस चीजों पे नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ आर्थिक सुधार लागू किए, व्यापारियों पर नकेल कसी गई और उन पर अगर वो किसी तरह की कालाबाजारी या अपनी किसी वस्तु के निश्चित दाम से ज्यादा महंगे दामों पर अगर वो किसी वस्तु को बेचते हुए पकड़े जाते थे तो उनको जुर्माना वगैरह लगाया जाता था, सजा दी जाती थी, पनिशमेंट दिए जाते थे, कठोर नियम और शर्तें लागू थी। और इस तरीके से अगर कोई भी उस मतलब नियम को तोड़ता था तो उसे सजा जरूर मिलती थी। तो ठीक इसी तरीके से इसको देखिए, सुल्तान तुगलक भी नगद वेतन देता था, ये भी पेमेंट कैश के रूप में देते थे। टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई, उसने टोकन मुद्रा नहीं चलाई, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये टोकन मुद्रा एक इस तरह की मुद्रा थी जो सस्ती धातु से बने हुए सिक्के इसने चलाए। अब आम जनता को ये बात समझ में आ गई भी सोने और चांदी के सिक्के भी उस समय प्रचलन में थे, उन्होंने अपने सोने और चांदी के सिक्कों को तो अपने पास सुरक्षित रख लिया और सांकेतिक मुद्रा का ज्यादा से ज्यादा लेन देन के रूप में इस्तेमाल करते रहे। यहां तक कि टैक्स का भुगतान करते हुए भी वो टोकन मुद्रा का ही इस्तेमाल करते थे और ऐसे सरकार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। जो आपका फोर्थ पॉइंट था, सैनिकों को वेतन नगद के रूप में देना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने, व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित किया और सुल्तान तुगलक ने भी नगद वेतन दिया, टोकन मुद्रा चलाई है। टोकन मुद्रा जो थी सस्ती धातु से बनी होती थी, इस वजह से लोग सोने और चांदी की मुद्रा को अपने पास रख लेते थे और उसको यूज में नहीं लेते थे। सोने और चांदी कि यह ना होकर के सस्ती धातु से के सिक्के होते थे, लोग सिक्के बचा करके रख लेते थे। अब इसके बाद हम आगे इसका जो नेगेटिव इफेक्ट मेन था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो ये था कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जैसे टोकन मुद्रा फायदे के लिए चलाई, लेकिन हो गया नुकसान, क्योंकि सरकारी खजाना जो है उसको चपत लग गई, क्योंकि लोग जो सस्ती धातु के सिक्के यानी टोकन मुद्रा के अंदर ही अपना राजस्व, भू राजस्व, जल लगान वगैरह भुगतान कर देते थे, लेकिन सोने और चांदी के सिक्के वो पेमेंट में नहीं देते थे, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इसके प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे, बाजारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति बनी रही। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रशासनिक कदम बहुत अच्छे थे और बाजारों के अंदर वस्तुओं की जो कुशलता है वो समय से लोगों को मिलती रही, यानी समय से लोगों को प्रोवाइड होती रही उस समय। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है प्रशासनिक कदम बेहद असफल थे, राजधानी परिवर्तन असफल, विशाल सेना को इसने भंग कर दिया, टोकन मुद्रा की वापसी। इसमें इनके बारे में देखिए, प्रशासनिक कदम बेहद असफल कैसे, क्योंकि इसने जो भी नियम लागू किया उसका वह फल नहीं मिल पाया, वह मतलब उसका नुकसान ही होता रहा। राजधानी परिवर्तन, इसने जो पहले दिल्ली से राजधानी इसने चेंज करके दौलताबाद को राजधानी बनाया और दौलताबाद जो है राजधानी परिवर्तन के समय पर आसपास के जो लोग थे जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे, यानी दौलताबाद के निवासी थे या दहली कोहना के निवासी थे, खास तौर पर दहली कोहना के को खाली करा करके सैनिक छावनी बनाया था इन्होंने और वहां की जनता को दौलताबाद ले गया था। तो दौलताबाद जाते हुए वो लोग परेशान हो गए थे, विशाल सेना को भंग कर दिया। इसने तुरान पर हमला करने की योजना बनाई थी, तुरान पर योजना इसकी कामयाब नहीं हो पाई, हमला कामयाब नहीं रहा, कश्मीर के शासकों ने इसको चुनौती दी। इस वजह से इसने सोचा कि इसने विशाल सेना का हम भुगतान नहीं कर सकते, इनको पेमेंट नहीं दे सकते, इसलिए उसने सेना को भंग कर दिया। टोकन मुद्रा की वापसी,
जो टोकन मुद्रा इसने चलाई थी उसमें भी इसको नुकसान उठाना पड़ रहा था, सरकारी खजाने को लगातार चपत मिल रही थी, इसलिए टोकन मुद्रा का जो इसका डिसीजन था वो भी गलत साबित हुआ और इसने उसे भी वापस ले लिया। इधर हम अलाउद्दीन खिलजी के लास्ट पॉइंट को देखें, इसके प्रशासनिक कदम बहुत ही सफल थे। इसने बहुत से आर्थिक सुधार लागू किए, जैसे माप तोल प्रणालियां, समाज के अंदर व्यापारियों को नियंत्रण करने के लिए तरह तरह के इसने डिसीजन लागू किए, क्योंकि जो गैरिसन शहर होते थे, गैरिसन शहर के पास में व्यापारी लोग, खासतौर पर दिल्ली के आसपास के जो लोग थे व्यापारी लोग, वे क्या करते थे, कालाबाजारी का काम करते थे। वो अपने पास स्टोरेज के अंदर बहुत सा सामान उसको रख लेते थे और उसको महंगा होने पर बेचते थे, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा था आम जनता को उस चीज़ का। तो उसके रोकने के लिए इन्होंने कालाबाजारी को भी रोक दिया और इस तरह की ठगी प्रथा को भी बंद कर दिया। अगर कोई भी ऐसा करता था तो उसे सजा, कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान उस समय रखा गया और सख्त कानून लागू होने की वजह से अब कोई भी इस तरह की गतिविधि में संलिप्त नहीं होता था और समय से वस्तुएं लोगों को मिल जाती थी। बाजारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति, समय पर जिस चीज़ की जरूरत होती थी वो समय से हाजिर हो जाती थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये सब डिसीजन रहे और मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियां ये सब रही। तो इसके अंदर ज़्यादा सफल जो शासक रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी रहा है। ये भी सल्तनत का शासक था, ये भी सल्तनत का शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम वैसे भी आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम नेपोलियन का नाम ले सकते हैं, उन्होंने भी आर्थिक सुधार लागू किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर 2 बार हमले हुए हैं। विशाल सेना का इसने गठन किया, इसने भी विशाल सेना रखी थी, लेकिन प्रारंभिक शासनकाल में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल का आक्रमण हुआ। इसने सीरी नामक गैरिसन शहर, जो सैनिक छावनी शहर होता है, वो बसाया। इसने गैरिसन शहर ना बसा करके, सैनिक छावनी शहर ना बसा करके दहली कोहना को खाली करा करके राजधानी दौलताबाद उसकी जनता को लेके गया। तो जनता परेशान हो गई। गंगा यमुना के बीच की भूमि से टैक्स कलेक्ट करने के लिए वहां के किसानों पर 50% टैक्स लागू किया और इसने भी उसी की होड़ के अंदर अतिरिक्त कर लगाए, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए। अकाल पड़ा, उसी समय पर दोनों परिस्थितियां एक साथ हो गई, जनता परेशान हो गई। जनता सेना के लिए खाद्यान्न इकट्ठा करने के लिए उसने सेना जहां रुकी हुई थी वहीं पर उसको ये अनाज वगैरह प्रोवाइड करवाए। सैनिकों को भी वेतन नगद के रूप में इसने देना शुरू किया, व्यापारियों पर नियंत्रण किया। इसने, तुगलक ने भी नगद वेतन दिया, टोकन मुद्रा चलाई, टोकन मुद्रा घाटे का सौदा साबित हुई। इसने आम जनता को एक गलत मैसेज दिया। आम जनता सोने और चांदी के सिक्के अपने पास रख लेती थी और टोकन मुद्रा में ही लेन देन का काम करती थी। और यहाँ पर व्यापारियों को नियंत्रण की बात आती है तो व्यापारियों को नियंत्रण इस तरीके से किया गया था कि जो कालाबाजारी कर रहे थे उनको सख्त से सख्त सजा उन पे लागू थी और जुर्माना उन पे लागू किया गया था। इसका 5वां पॉइंट देखिएगा, इसके प्रशासनिक कदम बहुत ही सफल थे। बाजारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति बनी रहती थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रशासनिक कदम बेहद असफल, राजधानी परिवर्तन असफल हो गया और विशाल सेना भंग करनी पड़ी, टोकन मुद्रा की वापसी लेनी पड़ी। इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।